हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर हो रहे होंगे। मैं आपका एजुकेटर, आपका दोस्त बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने वन एंड ओनली वन फेवरेट चैनल एग्जाम कोच पर, जहां पर आपने सीटेट 2022 के लिए बड़ा ही बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं और इस बेहतरीन तरीके को तब तक जारी रखना है जब तक कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता है। तो सब लोग एक बार सेशन को जरा शेयर कर दीजिए। मैं देख लेता हूं कौन कौन मेरे साथ जुड़ चुका है। सभी लोग सेशन को जरा शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बने रहेगा मेरे साथ क्लास के एंड तक। आप लोगों को मुझे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी है, वो क्या है जरा समझिएगा। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को पहले तो आप कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस और आप सभी लोग सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करते रहिएगा। क्लास में जो चीज आपको डाउट लगे, जो क्लास में आपको कुछ पूछना है तो आप जरूर पूछिएगा, यहीं का यहीं क्लियर करना है। और सबसे बेहतरीन जो है वो ये है कि आपको एग्जाम कोच ऐप को डाउनलोड कर लेना है। एग्जाम कोच ऐप को डाउनलोड करना है कहां से? गूगल प्ले स्टोर से। एग्जाम कोच ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। गूगल प्ले स्टोर से तो आपको क्या क्या मिलेगा वहां पर? आपको, यदि आपने अभी तक पहली बार तैयारी की है, पहली बार तैयारी करी है, सीटेट 2022 को निकालना है, इसी बार पहली बार में ही आपको सीटेट में सफलता हासिल करनी है, तो एग्जाम कोच ऐप पर जाएंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर करने के बाद आप जाएंगे तो आपको एक बैच मिलेगा सीटेट 2022 का सफलता बैच। कौन सा बैच मिलेगा? सीटेट 2022 का सफलता बैच मिलेगा। इस सफलता बैच को आप ज्वाइन करके आप अपनी सफलता को कर सकते हैं सुनिश्चित मात्र और मात्र 499 रुपए में। मात्र और मात्र 499 रुपए में आपकी सफलता होती है सुनिश्चित। आपकी सफलता होती है सुनिश्चित मात्र और मात्र 499 रुपए में। दूसरी बात, इस 499 रुपए में आपको क्या क्या दिया गया है, ये क्यों 499 रुपए लिए जा रहे हैं? तो आप जानते हैं कि कभी भी आप ऑनलाइन मोड में यदि कोई भी काम करते हैं तो आपको सर्वर का पे करना होता है। आपको सर्वर का पे करने के लिए मात्र लिया जा रहा है 499 रुपए, क्योंकि इसमें इतनी क्लासें हैं कि हर एक सर्वर का यदि हर एक क्लास का यदि 1 रुपए भी जोड़ा जाए तो भी बहुत ज्यादा निकलेगा, फिर भी आपसे मात्र 499 रुपए लिए जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम कोच आपकी सफलता के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, यहां पर आपको मिलते हैं क्या? यहां पर आपको मिलती हैं सारी की सारी वीडियो क्लासेस, है ना। यहां पर आपको सारी क्लासेस मिलती हैं, आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं और क्या मिलता है? आपको मिलता है 10 मॉक टेस्ट मिलते हैं, 10 मॉक टेस्ट मिलते हैं और आपको मिलता है 2000 से भी अधिक क्वेश्चन करने का मौका। 2000 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं, 2000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन आप को यहां से मिलते हैं। ठीक है, और यदि आप इंडिविजुअल किसी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, यदि आप किसी इंडिविजुअल बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडिविजुअल बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडिविजुअल बैच, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? मात्र 149 रुपए पे करेंगे। इंडिविजुअल बैच का मतलब इंडिविजुअल सब्जेक्ट, जैसे कि आप मान लीजिए ईवीएस लेना चाहते हैं, संस्कृत लेना चाहते हैं, मैथ लेना चाहते हैं, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट जो है आपको केवल 149 रुपए मिलेगा। इस 149 रुपए में वे सारी फैसिलिटी जो यहां पर मिल रही थी, क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट और आपको क्या मिलेंगे? क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनको आप प्रैक्टिस करोगे अपने एग्जाम के लिए। वो आप बड़ा ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस आपकी यहां पर होगी, जिससे कि आप एग्जाम में बिल्कुल ही सफलता हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को किया जाता है शुरू। आप सभी लोग सेशन को जरा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और आप सभी लोग बने रहेगा मेरे साथ क्लास के एंड तक। हम लोगों ने एक पेडागोजी क्लास कवर कर ली है, हम लोगों ने इन्वायरमेंटल पेडागोजी की एक क्लास कवर कर ली है। पेडागोजी की क्लास एक कवर कर लीजिए। आज हम लोग पेडागोजी नंबर 2 पर चल रहे हैं, पेडागोजी की क्लास 2 पर हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। तो पेडागोजी की 2 क्लास को आप बढ़िया से कंटिन्यू करिए। यदि आपने क्लास पहले नहीं देखी तो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपको यहां पर और समझने में क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। मैं यहां पर क्या करा रहा हूं आपको मैं बता देता हूं कि इस वाले पार्ट में मैं आपको क्या करा रहा हूं। इस वाले पार्ट में मैं आपको उन सारी चीजों पर यहां पर चर्चा हो रही है जो आपके एग्जाम में हूबहू ऑप्शंस में आपको मिलती है। जब उन ऑप्शंस को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किन चीजों को आपको रखना है, किन चीजों को आपको नहीं रखना है। प्रश्न में ऑप्शंस को देखकर आप आसानी से क्या कर सकते हैं? इस शिक्षण के पार्ट को कवर कर सकते हैं। 15 में से एटलीस्ट आपके 12 प्लस नंबर कहीं नहीं गए हैं, 12 प्लस नंबर आपके जरूर आएंगे यदि आप केवल मेरी क्लासेस को यहीं पर लगातार देख लेते हैं। प्रैक्टिस तो लगातार चल ही रही है, यहां पर आप यदि देख लेते हैं तो सब कुछ बढ़िया से कवर हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ बढ़िया से कवर हो जाएगा।
हम लोग सारी बातें करते हैं किसके अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार करते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, यानी कि एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 क्या बताता है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ये वाली बात हमने पहली क्लास में की थी, यहां पर भी कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से हम लोग क्या करेंगे, अपनी आज की क्लास को कनेक्ट करेंगे, आज की क्लास को यहां से जोड़ेंगे। बच्चों के स्कूली जीवन को आप बाहर के जीवन से जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए, तो उनका जो ये सब तरीके होंगे बाहरी स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ने के लिए, तो उनको क्या करना, रटने की प्रवृत्ति से दूर रखना है, उनको अमूर्त प्रत्ययों पर उनको नहीं ले जाना है, उनको परिभाषाओं पर, तथ्यों पर ज्यादा जोर नहीं देना है, संकल्पनाओं को व्याख्या नहीं करनी है, ठीक है, बड़ा ही आसान तरीके से उन्हें प्रयोग करके, भ्रमण करके, अवलोकन करके, खोज करके, इन सब विधियों से उन्हें सीखने का मौका या अवसर प्रदान करना है, तब आप जाके स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ पाएंगे। यह जो सिद्धांत है, जो स्कूली जीवन को बाहर जीवन से जोड़ने का सिद्धांत है, यह किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच बनाए हुए है, ठीक है। नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, यानी कि नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या कह सकते हैं करिकुलम पर आधारित जो पाठ्यक्रम है और पाठ्यपुस्तकें हैं, वो इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। किस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है कि बच्चों को उनके स्कूली जीवन को उनको बाहर के जीवन से, उनके रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर ही सिखाना, समझाना है, ठीक है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। मैंने आपको कहा था ना कि बस इतना ही है, इतने से ही आपको क्या करना है, इतने में ही आपको रहना है, इसके आगे नहीं जाना है, इतने से आपके जो ज्ञान है उसको सीमित कर देने का जो कॉन्सेप्ट है, वो प्रवृत्ति है, उसको क्या करना है, खत्म करना है, उसका विरोध करना है। जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का भी क्या करना है, विरोध करना है, ठीक है। जो विषय वस्तु है वो कैसी रखी गई है, बाल केंद्रित रखी गई है। हमेशा जो आप बाल केंद्रित की बात करते हैं, चाइल्ड सेंटर की बात करते हैं, तो इसमें बच्चों को क्या दिया जाना चाहिए, ऐसा अवसर दिया जाना चाहिए जिससे कि बच्चे स्वयं खोजकर पता करने पर जोर दे सकें, स्वयं खोज कर पता करने का क्या मिल सके, उनको अवसर मिल सके, ठीक है। बच्चों की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जिससे कि वे खुशी खुशी जुड़े, जिससे कि वो क्या जुड़े, खुशी खुशी जुड़े, उनको रोचक लगना चाहिए। जो उसमें सामग्री दी जा रही है, जो उसमें चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, वो बच्चों को क्या करें, खुशी खुशी जुड़ने का मौका दें, खुशी खुशी जुड़ने के लिए प्रेरित करें। तो ऐसा प्रस्तुतिकरण होना चाहिए जिससे कि बच्चे जुड़ सकें। क्या क्या होना चाहिए, किससे कहानियां होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, कविताएं होनी चाहिए, पहेलियां होनी चाहिए, हास्य खंड होने चाहिए, नाटक होने चाहिए, क्रियाकलाप होने चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में, जिससे बच्चे क्या हो सके, खुशी खुशी जुड़ सकें, ठीक है। यहां पर देखिएगा, रटने की प्रवृत्ति कम हो, मैंने बताया आपको अभी, रटने की प्रवृत्ति कम हो, अतः परिभाषाएं, वर्णन, अमूर्त प्रत्यय आदि को स्थान नहीं दिया गया है। परिभाषाओं को, तथ्यों को और वर्णन को, व्याख्याओं को, ठीक है, अमूर्त प्रत्यय आदि को कोई स्थान नहीं दिया गया है। जानकारी देना बहुत ही आसान या बहुत ही सरल कार्य है, लेकिन वास्तविक चुनौती कब होती है, वास्तविक चुनौती होती है कि बच्चों को मौका दिया जाए जिससे वे अपने विचार कर सकें, उत्सुकता को बढ़ा सकें, करके सीखें, प्रश्न करें तथा प्रयोग कर सकें, तथा क्या कर सकें, प्रयोग कर सकें। समझ पा रहे हैं, तथा क्या कर सकें, प्रयोग कर सकें। बोलो हाँ या ना, इतनी बात समझ गए हैं सब लोग? मुझे फटाफट बताइएगा कि आप इस पॉइंट को समझ गए हैं कि हमें रटने की प्रवृत्ति कम करनी है, परिभाषाओं को, वर्णन को, अमूर्त प्रत्यय आदि को क्या करना है, स्थान नहीं देना है, ठीक है, व्याख्या की बात नहीं करनी है। जानकारी देना बहुत सरल, लेकिन उसको वास्तविकता में अमल करना कठिन हो जाता है। तो वास्तविकता में कैसे अमल करेंगे, बच्चों को अवसर प्रदान करेंगे जिससे भी क्या करें, जिससे वे अपने विचार प्रकट कर सकें, उनकी उत्सुकता बढ़ सके और वो करके सीखें, प्रश्न करें तथा प्रयोग कर सकें, ठीक है, क्या कर सकें, प्रयोग कर सकें। आइए नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग।
समझ रहे हैं सब लोग? और एक बार सब लोग लाइक शेयर करते चलिएगा, सेशन को लाइक शेयर करते चलेंगे, आंसर करते चलेंगे, फटाफट देखिएगा। बच्चों में कुछ बातों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए, बच्चों में कुछ बातों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है। आप ध्यान दीजिएगा कि आपसे प्रश्न पूछता है कि किस्से कहानियों को पाठ्यक्रम में क्यों शामिल किया गया है, तो आप को ध्यान रखना है कि कुछ बातों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए किस्से कहानियों का इस्तेमाल किया गया है। बच्चे कहानी के पात्र से अपने को आसानी से जोड़ सकते हैं, इसलिए किस्से कहानियां जो हैं बच्चों को सही चीज़ों से जोड़ने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। आसान रहता है चीज़ों से कनेक्ट होने में, आसान रहता है चीज़ों से जुड़ने में। प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए? प्रयुक्त भाषा ऐसी होनी चाहिए इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब आसानी से समझी जा सके। औपचारिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चों की बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। ज्ञान सृजन के लिए बच्चों का क्रियाशील होना जरूरी है। ज्ञान सृजन के लिए, ज्ञान के निर्माण के लिए, ज्ञान को सृजन करने के लिए बच्चों का क्रियाशील होना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत जरूरी हो जाता है। पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई को कक्षा की चार दीवारी के बाहर से जोड़ा गया है। सबसे मेन पॉइंट यही है, जो पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई है, पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई को कक्षा की चार दीवारी के बाहर से जोड़ा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कक्षा की पढ़ाई को, कक्ष के शिक्षण को हमेशा बच्चों के बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यही तो यहाँ पर सबसे बड़ी क्या है, चुनौती है। इसी चुनौती को आप किस प्रकार से फुलफिल करते हैं, ये आपका शिक्षण बताता है। आपको क्या बताता है? शिक्षण बताता है। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ा जाए, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ा जाए। यस, स्थानीय ज्ञान से फिर वैश्विक ज्ञान की ओर चला जाए। ठीक है, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ा जाए। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ गए हैं? ये सारे कीवर्ड्स आपको, सारे पॉइंट्स आपको आपके एग्जाम में मिलते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी इन चीज़ों को जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इन चीज़ों को यदि आप समझ लेते हैं तो वहाँ पर ऑप्शंस में आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक में क्रियाकलापों द्वारा बच्चों में अवलोकन क्षमता के लिए उन्हें कहाँ ले जाएं? भ्रमण पर ले जाएं, बाग बगीचे में ले जाएं, तालाब के किनारे ले जाएं। प्रकृति भ्रमण पर ले जाने की जरूरत है या इस पर जोर दिया गया है? ठीक है ना। क्रियाकलाप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, क्रियाकलाप कराएं और क्रियाकलापों से बच्चों की आप अवलोकन क्षमता का विकास करें, उनमें अवलोकन क्षमता का विकास करें। उसके बाद उससे विश्लेषण की बात करें। अवलोकन के बाद फिर आपस में क्या करें? चर्चा के लिए उनको अवसर दें, चर्चा के लिए उनको उचित स्थान दें, चर्चा के लिए उनको क्या करें? स्वतंत्रता प्रदान करें। ठीक है, बाग बगीचे, तालाब के किनारे प्रकृति भ्रमण पर ले जाने की जरूरत है। इससे उनमें अवलोकन के साथ साथ अन्य कौशलों का विकास भी होगा। इससे उनमें अवलोकन के साथ अन्य कौशलों का विकास भी होगा। ठीक है, पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित क्रियाकलाप मात्र सुझावात्मक हैं। क्रियाओं व प्रश्नों को पाठों के अंत में ना देकर उन्हें पाठ का ही हिस्सा बनाया गया है। ये बहुत ही बेहतरीन है, ध्यान दीजिएगा कि क्रियाओं और प्रश्नों को, ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्रियाओं और प्रश्नों को पाठों के अंत में ना देकर उन्हें पाठ का ही हिस्सा बना दिया गया है। अध्यापकों को पुस्तक में दिए गए क्रियाकलापों और इस्तेमाल की गई सामग्री को स्थानीय परिवेश के अनुसार रूपांतरित करना होगा। ठीक है, चूंकि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है वो एनसीईआरटी सीबीएसई द्वारा बनाई गई एनसीईआरटी हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष में चलती हैं और इनमें अलग अलग स्थानों पर आप जानते हैं अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोलचाल, अलग अलग रहन सहन, अलग अलग बोल सकते हैं, कह सकते हैं खान पान है। तो जो शिक्षक है उसका क्या दायित्व है, उसका क्या कार्य है, उसका क्या यहाँ पर रोल है कि जो क्रियाकलाप हैं उनको वो क्या करें या इस्तेमाल की गई सामग्री को स्थानीय परिवेश रूपांतरित कर दे, स्थानीय परिवेश के अनुसार क्या कर दे? रूपांतरित कर दे, जिससे कि बच्चों को किताब में दिए गए क्रियाकलापों से जुड़ने में बड़ी ही आसानी होगी। ठीक है, बड़ी ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे, बोलो समझ पा रहे हो बात को?
क्रियाओं और प्रश्नों को पाठों के अंत में देकर उन्हें क्या किया गया है, पाठ का ही हिस्सा बनाया गया है। और जो क्रियाकलाप हैं, इस्तेमाल की गई सामग्री हैं, वो अध्यापक अपने स्थानीय परिवेश या बच्चों के स्थानीय परिवेश के अनुसार क्या कर सकता है, रूपांतरित कर सकता है। इसकी उसे क्या दी गई है, इसकी उसे छूट दी गई है। इसको हमेशा ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, जब आप एक शिक्षक के रूप में किसी विशेष स्थान पर पहुंचते हैं तो आप उस स्थान के अनुसार या स्थानीय परिवेश के अनुसार क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों में परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब कि थीम ना बदले, लेकिन चीज़ों को कलेक्ट करने का, चीज़ों को बताने का, चीज़ों को जोड़ने के तरीके आपके अलग हो सकते हैं, लेकिन वो मेन थीम वो बच्चों तक पहुंच सके। मेन थीम क्या हो सके, बच्चों तक पहुंच सके। ठीक है, बच्चों तक क्या हो सके, पहुंच सके। ठीक है, अब देखिए पुस्तक में क्या किया गया है, विविध प्रकार के पुस्तक में विविध प्रकार के क्रियाकलाप हैं जो बच्चों को अवलोकन, खोज, वर्गीकरण, प्रयोग, चित्र बनाना, बातचीत करना, अंतर ढूंढना, लिखना आदि सभी कौशलों को सिखाने का क्या देते हैं, मौका देते हैं। ठीक है, ऐसे क्रियाकलाप कराने हैं। इन क्रियाकलापों से जो क्रियाकलाप कहाँ दिए गए हैं, पाठ्य पुस्तकों में दिए गए हैं, या फिर जो आप स्थानीय परिवेश के अनुसार उन क्रियाकलापों से बच्चों को जब जोड़ते हैं तो क्रियाकलापों द्वारा बच्चों में क्या क्या होगा, अवलोकन कौशल का विकास होगा, खोज का विकास होगा, वर्गीकरण का विकास होगा, प्रयोग कौशल का विकास होगा, चित्र बनाना, बातचीत करना, अंतर ढूंढना, लिखना आदि जो कौशल है उनका क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, बोलो बच्चे, क्लियर है। पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे क्रियाकलाप हैं, जिन्हें बच्चे स्वयं अपने हाथों से करेंगे और उससे उनमें क्रियात्मक कौशलों का विकास होगा। अब देखो ये वाला पॉइंट कि बच्चे स्वयं अपने हाथों से जो करते हैं उससे उनमें किसका विकास होता है, तो आप कहें क्रियात्मक कौशल का विकास होता है। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्या अपने हाथों से स्वयं अपने हाथों से करने में उनमें किसका विकास होता है, क्रियात्मक कौशल का विकास होता है, क्रियात्मक कौशलों का विकास होता है। बोलो फटाफट, क्या याद रहेगा आपको, क्या होगा, क्रियात्मक कौशलों का विकास होता है, क्रियात्मक कौशलों का विकास होता है। ठीक है, अब आपका एक और होना चाहिए कि बच्चों में जो सृजनात्मकता है उसको उभारा जाए, रचना करने का कौशल विकसित किया जाए और सौंदर्य बोध का विकास भी कराएं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि बच्चों में सृजनात्मकता के कौशल का उभार करेंगे, बच्चों में सृजनात्मकता के कौशल का विकास करेंगे, सृजनात्मकता को उभारेंगे, रचना करने के कौशल का विकास करेंगे और सौंदर्य बोध का विकास करेंगे। ठीक है, क्रियाकलापों के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उस विषय पर बच्चों का आपस में चर्चा करना। उसके लिए आप एक खुले मंच को प्रदान करेंगे, उनको सुंदरता प्रदान करेंगे, अवसर प्रदान करेंगे। ठीक है, क्रियाकलापों के बाद, किसी भी क्रियाकलाप के बाद क्या करना होगा, उस विषय पर अच्छी चर्चा, सामूहिक बातचीत, बहस आपके तत्वाधीन में, आपके देख रेख में होनी चाहिए, मतलब शिक्षक के देख रेख में होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को अपने अवलोकन के निष्कर्ष निकालने में क्या होगी, सहायक होगी। निष्कर्ष निकालने में क्या होगा, सहायता मिलेगी। ध्यान रखिएगा, क्रियाकलापों के बाद उस विषय पर सभी बच्चों के क्या होने चाहिए, आपसी चर्चाएं होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को अपने क्रियाकलाप के जो निष्कर्ष निकाले गए हैं उनमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या देखा, क्या पाया, इन सब पर बहुत ही क्या होना चाहिए, बहुत ही सहायता मिलती है। इन सब से बहुत ही क्या मिलता है, फायदा मिलता है। तो बच्चों में सृजनात्मकता को उभारना, रचना करने का कौशल विकसित करना, सौंदर्य बोध का विकास करना, यह आपका दायित्व होगा। क्रियाकलापों के बाद उस विषय पर आप क्या करेंगे, चर्चा कराएंगे। उस विषय पर आप क्या कराएंगे, चर्चा कराएंगे। चर्चा बच्चों को अपने अवलोकन के निष्कर्ष निकालने में क्या करेगी, सहायता करती है, बच्चों को निष्कर्ष निकालने में सहायता करती है। बोलो बच्चे, क्या समझ गए हैं, आप सब लोग बताइए। सरिता जी, नमन जी और नेहा सोनी जी बताइए। मेधा जी समझ गए हैं सब, शिवानी जी, साक्षी जी, सभी लोग बताइए क्या समझ गए हैं। रूपेश पाठक जी फटाफट बताइए, क्या इतनी बात आप समझ गए हैं। यदि इतनी बात आप समझ गए हैं
तो फिर आगे चलते हैं। बहुता मस्ती जी, बहुत बढ़िया, शानदार। इतनी चीज़ों को यदि आपने कवर कर लिया है तो ये सब चीज़ें जो हैं जब आपके प्रश्न में आएंगी, ऑप्शंस में आएंगी, तो आपको बड़ा ही क्या मिलेगा, बड़ा ही सहायता मिलेगी, बड़ी ही आसानी रहेगी उन ऑप्शंस को देखकर सही ऑप्शंस पर पहुंचने पर या गलत ऑप्शन को एलिमिनेट करने पर। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और सब लोग एक बार सेशन को लाइक शेयर तो बनता है ना, लाइक शेयर करते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। नेक्स्ट पर आते हैं। सही दिशा में चर्चा या सुझाव बच्चे में व्यक्तिगत रूप से सीखने में ज़्यादा मददगार हो सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि प्रत्येक क्रियाकलाप के बाद आप बच्चों को आपस में अपने देख रेख में, अपने गाइडेंस में आप उन्हें चर्चा का मौका देंगे, अवसर प्रदान करेंगे, खुला मंच प्रदान करेंगे, सबको अपनी बात रखने का मौका देंगे, सबको प्रश्न आपस में प्रश्न पूछकर चर्चाओं को करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो ये क्या फायदा देंगी, ये क्या मदद करेंगी, सही दिशा में चर्चा जो होगी, सही दिशा में चर्चा या सुझाव बच्चे में व्यक्तिगत रूप सीखने में ज़्यादा मददगार हो सकते हैं। सही दिशा में चर्चा या सुझाव बच्चे में व्यक्तिगत रूप से सीखने में ज़्यादा मददगार हो सकते हैं। ठीक है, बच्चे ज्ञान के लिए शिक्षक और पाठ्यपुस्तक के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लें, ये वाली बात भी आप उनमें विकसित करेंगे। जैसे कि शिक्षक और पाठ्यपुस्तक के अलावा उनके ज्ञान के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। परिवार के सदस्य हो सकते हैं, समुदाय के लोग हो सकते हैं, समाचार पत्र हो सकते हैं, पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकें हो सकती हैं, अन्य पुस्तकें, ठीक है, किस्से कहानियां हो सकते हैं, भ्रमण हो सकता है। ठीक है, ये आपको क्या करेंगे, ये भी सीखने में मदद करते हैं। ये बताना होगा कि आप यहां से भी सीखें। इससे स्पष्ट हो सकेगा, इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि पाठ्य पुस्तक ही मात्र सीखने का स्रोत नहीं है। बहुत समय पहले की जानकारी या इतिहास की झलक के लिए बच्चों को अपने बड़ों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, प्रोत्साहित किया गया है इसमें कि प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, शिक्षक के नाते आप उन्हें अपने बड़ों से जानकारियां प्राप्त करने की, आपके समय पर यातायात के क्या साधन थे, आपके समय पर भोजन का भंडारण या भोजन का संरक्षण किस प्रकार से होता था, आपके समय पर मच्छरों से बचाव के लिए क्या किया जा सकता था। ऐसी चीज़ों को आप जब उनसे पूछेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि आपको सीखने में मदद मिलेगी। ठीक है, आप जो उनके अनुभव सीखेंगे उसमें और भी आपको बेहतरीन ठोस अनुभव, ठोस क्या होगा, ठोस जानकारी मिलेगी, मतलब कि स्वयं आपको समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, बहुत समय पहले की जानकारी या इतिहास की झलक के लिए बच्चों को अपने बड़ों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इससे बच्चों के अभिभावकों और समाज का विद्यालय से जुड़ाव तो होगा ही होगा, इससे जुड़ाव तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ योगदान भी बढ़ेगा। साथ ही साथ क्या होगा, योगदान भी बढ़ेगा। शिक्षक को भी बच्चों के परिवारों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। इस लाइन को एक बार आप पढ़िए, फिर मैं आपको और शेयर करता हूं। ठीक है, और इससे जुड़ी जानकारी शेयर करता हूं। ठीक है, बोलिए फटाफट बताइए, क्या इतनी बात समझ गए हैं? बोलिए, समझ गए हैं? बोलिए बच्चे, क्या इतनी बात समझ गए हैं? देखिए फिर से एक बार यहां पर आप क्या करेंगे, हाँ, आप क्या करेंगे, एक शिक्षक के नाते आप बच्चों को बताएंगे
कि शिक्षक और पाठ्यपुस्तकों के अलावा भी आपके ज्ञान के स्रोत हो सकते हैं, ज्ञान के स्रोत होते हैं, इनसे भी आप जानकारी प्राप्त करिए, इनसे भी आप चीज़ों को समझिए, इनसे भी अपने जीवन में सीखने का क्रम बनाइए, इनसे भी आप जीवन में सीखिए। क्या है? परिवारों के सदस्य से आप सीख सकते हैं, समुदाय के लोगों से सीख सकते हैं, समाचार पत्रों से, पुस्तकों से, कहानियों से, अपने आसपास की चीज़ों से, वातावरण से, ठीक है। इससे स्पष्ट हो सकेगा कि पाठ्यपुस्तक ही मात्र सीखने का स्रोत नहीं है, ठीक है। बहुत समय पहले की जानकारी मैंने आपको बताया कि आप अपने घर के बड़े लोगों से उस समय पर जब वो बच्चे हुआ करते थे तो क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हुआ करती थी, पेड़ पौधों के बारे में, जानवरों के बारे में, खेत खलिहान में किस प्रकार से खेती का कार्य हुआ करता था, ये सारी जानकारी आप प्राप्त करेंगे। आपके समय पर यातायात के साधन क्या थे, विद्यालय कहाँ पर थे, विद्यालय कितनी कठिनाई से आप लोग पहुँचते थे, ये सारी चीज़ें, यातायात के साधन क्या अवेलेबल हुआ करते थे, भोजन के संरक्षण के लिए क्या क्या विधियां अपनाई जाती थीं, भोजन कौन कौन सा भोजन यूज किया जाता था जो अब आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें आप सुनेंगे, समझेंगे। इतिहास की झलक के लिए बच्चों को अपने बड़ों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है। बच्चों के अभिभावकों और समाज का विद्यालय से जुड़ाव होगा कि बच्चे जो अभिभावक और जो समाज के लोग हैं ये भी बच्चों के सीखने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि विद्यालय एकमात्र सीखने के लिए जगह नहीं है, बच्चे जो हैं अपने आसपास की चीज़ों से भी सीखेंगे। विद्यालय, अभिभावकों और समाज का विद्यालय से जुड़ाव तो होगा ही और योगदान भी बढ़ेगा। विद्यालय का क्या काम होता है? विद्यालय का काम होता है बच्चों के सृजनात्मकता के कौशल को विकसित करना, बच्चों में ज्ञान की वृद्धि करना, बच्चों को आगे आने वाले जीवन में उन्हें हर चीज़ को समझ आगे बढ़ने में मदद करना, ये विद्यालय का योगदान होता है। और यदि बच्चे अभिभावक और समाज से भी सीखेंगे तो उनका भी तो बच्चों के लिए योगदान होगा, ठीक है। शिक्षक को भी बच्चों के परिवार के बारे में जो जानने का मौका मिलेगा, उनसे जुड़ने का मौका मिलेगा। और जब क्या होंगे, जब हर एक पहलू पर विशेष तरीके से हर एक पहलू पर विशेष तरीके से क्या किया गया होगा, विशेष तरीके से समझा गया होगा, तो फिर बच्चों के ज्ञान वृद्धि में या बच्चों को आगे बढ़ाने में, बच्चों के हर कौशल के विकास में क्या होगा, योगदान होगा। जिससे कभी कभी आप देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपना गृह कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या उन्हें डांटेंगे, या फिर आप प्रिंसिपल के पास ले जाएंगे, या फिर आप अभिभावक से उसकी शिकायत कहेंगे? भाई, जिसकी कमी है उसकी आप कमी जानने का प्रयास करेंगे। तो कमी जानने के लिए आप उनके अभिभावकों से जुड़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि बच्चे के घर जाने पर क्रियाकलाप क्या है, उससे आपको उसके तो तरीके हैं काम करने के, उनमें कुछ बदलाव करने का, उसको समझाने में मदद मिलेगी। तो इस प्रकार से बच्चे और शिक्षक दोनों परिवार, अभिभावक, समाज और शिक्षक, ये दोनों मिलकर के लिए क्या करेंगे, के लिए एक बढ़िया सा वातावरण उपलब्ध कराएंगे, बच्चों को सीखने के अवसर उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि बच्चे रुचिपूर्ण सारे कार्यों को करेंगे, उन्हें कोई भी काम बोझ नहीं लगेगा, उन्हें कोई भी काम बोझ नहीं लगेगा। अब देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण है चित्र, बड़ा ही महत्वपूर्ण है चित्र। चित्र इस आयु वर्ग के बच्चों की पुस्तकों का महत्वपूर्ण अंग होते हैं, ठीक है। चित्र की प्रकृति लिखित बातों को प्रतिबिंबित करती है। चित्र की जो प्रकृति है, चित्र ऐसा होना चाहिए कि जो लिखित चीजें हैं उनको आप बिना पढ़े चित्र के माध्यम से सारी चीजें समझ जाएं, सीख जाएं। पुस्तक में विषय वस्तु को चित्रों की सहायता से बढ़ाना एक प्रमुख आधार रखा गया है, ठीक है। चित्रों का इस्तेमाल इस तरह भी किया गया है कि वे लिखित कार्य के पूरक हों, मतलब लिखित ना, वहां पर लिखा नहीं गया हो, लेकिन चित्र ही रखा गया हो, जिससे कि बच्चे चित्र से सीख जाएं सारी बातें। चित्र बच्चों को खुशी तो प्रदान करें ही, साथ ही साथ वे उनसे कुछ सीखें भी, ऐसे चित्र होने चाहिए। आप देखिए, जब हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो अपने जो भी कंटेंट है उसमें यदि चित्रों के माध्यम से कोई चीज़ बताई जाती है या फिर चित्र रखकर आपको कोई चीज़ समझाई जाती है, तो आपका जो समझने का तरीका होता है, आपका जो समझने का तरीका जो होता है, बड़ा ही अच्छा हो जाता है। आप बड़े लंबे समय तक उस चीज़ को याद रखते हैं, आपके दिमाग में वो जानकारी बड़ी अच्छी तरीके से फिट हो जाती है, ठीक है। जैसे कि मच्छर से कैसे मलेरिया फैल रहा है, तो पहले मच्छर क्या हुआ, पहले मच्छर ने अपने अंडे लार्वा दिए रुके हुए स्थान पर, उस लार्वा या अंडे से क्या हुआ, मच्छर हुआ, मच्छर बना। इस मच्छर ने क्या किया, एक ऐसे व्यक्ति को काटा जिसके अंदर प्लाज्मोडियम था, यानी कि आप कह सकते हैं जो मलेरिया से ग्रसित रोगी था, मलेरिया से ग्रसित
था, उसने उसको मच्छर ने काटा, उस मच्छर में अब वो क्या हुआ, प्लाज्मोडियम आ गया। अब वो मच्छर जिस चीज को काटेगा उसमें सब में क्या पहुंच जाएगा, प्लाज्मोडियम पहुंच जाएगा। ये चित्रों के माध्यम से फिर आरबीसी प्रभावित हो रही हैं, प्लीहा प्रभावित हो रहा है, जो जो चीजें प्रभावित हो रही हैं उस पर आप क्या कर सकते हैं, उस पर आप बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी बात समझ गए हैं, ये सारी बात आप समझ गए हैं। पाठ्य पुस्तक में विभिन्न, हाँ तो एक बार फिर से, जो चित्र होते हैं पुस्तकों के महत्वपूर्ण अंग होते हैं, विशेषकर प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं वो चित्रों के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोगों के पास ऐसी बहुत सी पुस्तकें बच्चों के लिए होती हैं कि जिसमें एप्पल नहीं लिखा होगा, केवल चित्र दिया होगा। ए फॉर एप्पल में केवल और केवल क्या होगा, ए बना होगा और एप्पल रखा होगा। तो बच्चे से पूछेंगे ये क्या है, तो बच्चे बताएंगे एप्पल है। बी क्या है, बॉल है। सी क्या है, कैट है। ऐसे चित्रों को देखकर बच्चों को उसे सीखने में बड़ा ही अच्छा लगता है, बच्चे उससे खुशी खुशी जुड़ते हैं। लेकिन यदि केवल चित्र ना हो, केवल एप्पल लिखा हो, बैट लिखा हो या बॉल लिखा हो, तो बच्चे उसको बड़ी मन से नहीं करते हैं, मतलब कि बेमन से करते हैं। करेंगे तो लेकिन बेमन से करेंगे। आप उन्हें क्रियाकलापों द्वारा किसी चीज़ से जोड़ेंगे तो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट जब करते हैं तो बड़ा ही उनके लिए रुचिपूर्ण हो जाता है, बड़ा ही उनके लिए अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो चित्र इस आयु वर्ग के बच्चों की पुस्तकों के महत्वपूर्ण अंग होते हैं, ये वाला ध्यान रखिएगा। चित्र की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए, चित्र की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए जो लिखित बातों को क्या कर सके, प्रतिबिंबित कर सके। लिखित बातों को क्या कर सके, प्रतिबिंबित कर सके। पुस्तक में विषय वस्तु को चित्रों की सहायता से बढ़ाना एक प्रमुख आधार रखा गया है। मतलब कि किसी चीज को आप आगे बढ़ाते चल रहे हैं तो चित्रों को लगाते चलिए, बच्चे उससे एक स्टेप नेक्स्ट स्टेप ऐसे सीखते चले जाएंगे, तो इस तरीके से आसानी रहेगी। ठीक है, चित्रों का इस्तेमाल इस तरह भी किया गया है कि वे लिखित कार्य के क्या हो सके, पूरक हो सके। मतलब लिखित चीजों से जो आप जानकारी देना चाह रहे हैं वो चित्र को लिखने पर ही जानकारी मिल जाए, ऐसे चित्रों का यहाँ पर क्या होना चाहिए, समावेश होना चाहिए। ऐसे चित्रों का यहाँ पर उपयोग होना चाहिए। चित्र बच्चों को खुशी तो प्रदान करें ही साथ ही साथ में उनसे बहुत कुछ सीखें। ऐसे चित्रों का यूज किया जाना जरूरी हो जाता है। बोलो, समझ गए? सभी लोग बताइएगा, क्या आप इतनी बात अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ गए हैं या नहीं? हाँ जी या ना जी? और जितने लोग भी हैं सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते चलिए। और एक बार आप मुझे बता दीजिएगा कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आप लोगों तक पहुँच पा रहा है कि नहीं। एक बार यस और नो में आंसर कर दीजिएगा। यस और नो में आंसर कर दीजिए ताकि मैं अपने कार्य को आगे बढ़ा सकूँ, आगे भी चीज़ों को आपको बताता चलूँ। ठीक है, बोलो, जो मैं आपसे बातें शेयर कर रहा हूँ ये आपको पता चल रही हैं, आपको ठीक लग रही हैं? आप इन चीज़ों को अपने एग्ज़ाम में देखते हैं या नहीं देखते हैं? अपने क्वेश्चंस में आप इन चीज़ों का समावेश देखते हैं कि नहीं? और फिर बड़ी आसानी से आप इन चीज़ों को क्या कर लेते हैं, बड़ी आसानी से आप इन चीज़ों को क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं और पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आसानी से आप समझ जाते हैं। ठीक है, पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में विभेद करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया गया है जिसकी सूची पुस्तक में सम्मिलित की गई है। ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला पॉइंट छोड़ दीजिए, इसको रहने दीजिए, ये नहीं, इसमें कुछ बात नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। बच्चों को काम करने के विविध प्रकार के अवसर दिए गए हैं, जैसे अकेले करें, छोटे समूह में करें या बड़े समूह में काम करना। ये देखिए ध्यान से, आप बच्चों को किस प्रकार से विविध कार्यों से जोड़ सकते हैं। बच्चों को काम करने के विविध प्रकार के अवसर देने में कैसे कैसे आप अवसर दे सकते हैं। अकेले उनसे कोई काम करा सकते हैं, छोटे छोटे समूह में बांट सकते हैं, बड़े समूहों में आप उनको विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, समूह में किए गए पारस्परिक क्रियाकलापों से बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं और इससे मिलकर कार्य करने की क्षमता का विकास होता है, यानी कि टीम वर्क का क्या होता है, विकास होता है। टीम वर्क का यहाँ पर क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, टीम वर्क का यहाँ पर क्या होता है, विकास होता है। बोलो ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बच्चों को काम करने के विविध प्रकार के अवसर दिए गए हैं, जैसे अकेले, छोटे समूह या बड़े समूह में काम करना। समूह में किए गए पारस्परिक क्रियाकलापों से बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। जब बच्चे समूह में कार्य करते हैं तो सब कुछ ना कुछ अलग अलग काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल किए होंगे तो 4-4 का ग्रुप बना
नहीं, प्रैक्टिकल में 4-4 ग्रुप बना होता है, हर बच्चा उसमें अलग अलग योगदान देता है। तो तुमने कैसे रीडिंग ली, तुमने कैसे ऑपरेटर सेट किया, तुमने किस प्रकार से काम किया, ये सब चीज़ें वहाँ पर हम लोग देखते थे ना। मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी जब आप क्रियाकलाप करा रहे हैं, समूह में क्रियाकलाप करा रहे हैं, तो समूह में क्रियाकलाप करने से क्या होगा, समूह में क्रियाकलाप करने से जो बच्चे हैं अलग अलग काम करेंगे, और अलग अलग काम करेंगे, फिर आपस में एक दूसरे से चर्चा करें, एक दूसरे के साथ बैठें, आपस में बातचीत करेंगे, तो फिर क्या होगा, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और साथ ही साथ चूंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, उनका क्रियाकलाप कंप्लीट हुआ है, तो एक दूसरे की भागीदारिता भी वहाँ पर बताई गई है कि हम लोगों ने मिलकर क्या किया है, इस कार्य को पूरा किया है। तो इससे मिलकर कार्य करने की क्षमता का क्या होता है, विकास होता है। इससे मिलकर कार्य करने की क्षमता का क्या होता है, विकास होता है। बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके आनंदित होते हैं। ठीक है, बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके आनंदित होते हैं। बच्चों की रचनात्मकता की प्रशंसा की जानी चाहिए। जब बच्चों की रचनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे बहुत खुश होते हैं। आप सभी लोग हमेशा बच्चों के जो भी उन्होंने बनाया है उस पर आप उन्हें कभी डांटेंगे नहीं, जो भी उन्होंने किया है उस अब डांटेंगे नहीं। यदि गलत किया है तो उसको समझाने का आपका तरीका ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उसको आसानी से क्या कर सकें, स्वीकृत कर सकें, डरे नहीं। उसको दोबारा करने का ऐसे ना मन बना लें कि अब तो मैं दोबारा करूंगा ही नहीं। यदि मैं गलत कर रहा हूं, मुझे डांट मिल रही, तो फिर मैं उसको दोबारा करूं ही ना, ऐसा उनके दिमाग में भी विचार नहीं पहुंचना चाहिए। आप बच्चों की रचनात्मकता की हमेशा प्रशंसा करेंगे तो ऐसा करने से बच्चे क्या होते हैं, बड़ा ही खुश होते हैं और उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि यदि आप उनको डांटेंगे, यदि आप उनकी गलतियों को बार बार उभारेंगे इस तरीके से, मतलब डायरेक्टली बच्चों में उस कार्य को करने के प्रति क्या होती है, उदासीनता हो जाती है। बच्चे उसके प्रति क्या हो जाते हैं कि अब तो मैं करूंगा ही नहीं, मुझे तो इसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, मुझे तो इसमें डांट मिल रही है। तो इस तरीके से बच्चों को आप उनकी रचनात्मकता की प्रशंसा करके उस कार्य के प्रति, उस काम के प्रति क्या कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, प्रेरित करेंगे भी। उनकी प्रशंसा की जाए, उनकी रचनात्मकता को अनावश्यक रूप से नकारा ना जाए। यदि गलत किया है बच्चे ने, यदि बच्चे में कोई कमी है, तो नकारने का जो तरीका है वो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि बच्चों को उसमें भी क्या मिले, कुछ पॉजिटिव थिंकिंग मिले कि बेटा आपने ये जो तरीका लिया है ये आपका किसी दूसरे काम के लिए सही हो सकता है, लेकिन जो ये काम किया गया है इस काम के लिए सही नहीं है, तो आप यदि इसको ऐसे करेंगे तो इस काम के लिए सही हो जाएगा। तो बच्चा फिर उसको नए तरीके से करने की बात करेगा। यदि आप उसको डांटते हैं कि तुम नहीं कुछ कर पाते हो, तुमसे नहीं हो पाता है, तुम ये ऐसे कर ही नहीं, ऐसे करोगे तो कैसे होगा, तुमको फेल कर दिया जाएगा, तुमको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बच्चे क्या होते हैं, बच्चे उस काम के प्रति क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। बच्चे उस कार्य से दूर भागने लगते हैं और फिर उनके अंदर जो एक नए करने की, सृजन करने की जो कौशल जो विकसित हो रहा होता है वो भी क्या हो जाता है, दबने लगता है। तो बच्चे जो हैं उनकी रचनात्मकता को अनावश्यक रूप से आप नकारेंगे नहीं, उनकी रचनात्मकता को आप अनावश्यक रूप से नकारेंगे नहीं। नेक्स्ट पर आते हैं। प्रश्नों तथा क्रियाकलापों का उद्देश्य मात्र सूचना अथवा जानकारी को जांचना नहीं है, बल्कि बच्चों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर देना है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों तथा क्रियाकलापों का जो उद्देश्य है वो क्या है, जानकारी को जांचना, मात्र सूचना तो जानकारी को जांचना नहीं है, बच्चों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर देना है। इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये कई बार आपके प्रश्नों में ऑप्शंस के फॉर्म में आया है कि क्रियाकलाप और प्रश्नों का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो बच्चों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर देना है। आप बच्चे प्रश्न कर रहे हैं या बच्चों से आप प्रश्न कर रहे हैं तो आप उन्हें सूचना या जानकारी प्रदान नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल उनको अपने विचारों को प्रकट करने का भी क्या दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं। इन प्रश्नों तथा क्रियाकलापों को करने के लिए उन्हें पूरा क्या किया जाए, समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अपनी क्षमता से सीखता है, हर बच्चा अपनी गति सीखता है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्या हमें क्लास में प्रत्येक बच्चे को प्रश्न
प्रश्न पूछने के बाद अलग अलग समय देना सही है। सबको एक समय अलग अलग समय दिया जाए, क्योंकि हर बच्चे की अपनी सीखने क्या होती है, गति होती है। हर एक बच्चे को क्रियाकलाप करने के बाद एक उचित समय देना जरूरी हो जाता है। आप यदि एक शिक्षक हैं तो आप अपने बच्चों को बड़ी ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि कौन कितनी तेज गति से सीख रहा है, कौन किस दिशा में सीख रहा है। ठीक है, बच्चों में सीखने के प्रति कितनी उत्सुकता है, ये भी उसके क्रियाओं को या प्रश्नों के आंसर करने में क्या करता है, समय की बात करता है। कि यदि बच्चा बहुत किसी काम के प्रति उत्सुक है तो उसको बड़ा फास्ट करेगा, बड़ी तेज करेगा। यदि बच्चा अभी उस चीज से नहीं जुड़ पा रहा है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसको बड़ा धीरे धीरे सोचेगा, बड़ा धीरे धीरे करेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, प्रश्नों तथा क्रियाकलापों को करने के लिए उन्हें पूरा समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अपनी गति से सीखता है। अध्यापक बच्चों की आवश्यकता, पढ़ाने का तरीका तथा स्थानीय स्थिति के अनुरूप अपने मूल्यांकन में तरीके स्वयं निर्धारित करे। ये कर लो इंपॉर्टेंट 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार। अध्यापक जो है ये क्या करेगा, अपने अनुसार क्या करेगा, मूल्यांकन के तरीके निर्धारित करेगा। वो किस पर डिपेंड कर सकता है, बच्चों की आवश्यकता पर डिपेंड कर सकता है, पढ़ाने के तरीके पर डिपेंड कर सकता है, स्थानीय स्थिति के अनुरूप हो सकता है। तो एक बार फिर से देखिएगा, अध्यापक बच्चों की आवश्यकता के अनुसार, पढ़ाने का तरीका तथा स्थानीय स्थिति के अनुरूप अपने मूल्यांकन के तरीके में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, और इसका निर्धारण वो स्वयं करे। अब आप बताओ, क्या ये लाइन समझ में आई आपको? बोलो मेरे लाल, क्या ये लाइन आपको समझ में आ गई? यदि आपको समझ में आ गई है तो आप लोग यस और नो में आंसर कर दीजिएगा। फटाफट बताइएगा, क्या आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई है? यदि ये वाली बात समझ में आ गई है तो सभी लोग बेहतरीन तरीके से यस और नो में आंसर कर दीजिए। फटाफट बताइएगा, फटाफट। हाँ जी, क्लियर है बात? कहने का मतलब है कि मूल्यांकन का तरीका, पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए, स्थानीय स्थिति के अनुरूप होना चाहिए, और इसका निर्धारण कौन करे, शिक्षक स्वयं करे। शिक्षक स्वयं करे, किसकी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए, स्थानीय स्थिति को देखते हुए। ठीक है, ये देखिए, बच्चों के कौशलों का मूल्यांकन उनके द्वारा की गई क्रियाओं कक्षा में अथवा कक्षा के बाहर के अनुरूप होना चाहिए। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक क्या है, सतत प्रक्रिया है। एक क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मूल्यांकन क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। क्लियर है? बोलिए बच्चे, फटाफट बताइए, फटाफट बताइएगा। बच्चों के कौशलों का जो मूल्यांकन है उनके द्वारा की गई क्रियाओं, चाहे वो कक्षा में हो या फिर कक्षा के बाहर हो, उसके अनुरूप होना चाहिए। ये एक क्या है, सतत प्रक्रिया है। कोई एक दिन में आप मूल्यांकन करके बच्चों के ज्ञानार्जन का जो स्तर है उसको आप नहीं समझ सकते हैं। उनकी रचनात्मक कौशल का माप नहीं कर सकते हैं, उनके सृजनात्मक कौशल का माप नहीं कर सकते हैं, उनके अवलोकन, उनके खोज, इन सब विधियों का आप मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, उनकी आप जांच परख नहीं कर सकते हैं। ये जो मूल्यांकन है एक क्या है, सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन जो एक सतत प्रक्रिया है ये हमेशा चलती रहनी चाहिए। और जो बच्चे ये कैसे चल रही है, बच्चे जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, बच्चे जो भी कार्य कर रहे हैं, कक्षा में हो चाहे कक्षा के बाहर हो, उनका लगातार निरीक्षण होता रहना चाहिए। तब आप उनका क्या कर सकते हैं, उनका सही मूल्यांकन कर सकते हैं, उनके बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बोलो हाँ या ना? क्लियर है? बोलो बच्चे, क्या इतनी बात क्लियर है? आगे चलेंगे। विभिन्न परिस्थितियों जैसे अवलोकन करना, प्रश्न पूछना, ड्राइंग अथवा चित्रकारी करना, समूह में चर्चा करना आदि के दौरान मूल्यांकन होना जरूरी है। मैंने आपको बताया ना कि बच्चे जो कुछ भी कर रहे होंगे उस समय आप मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यांकन के लिए कोई आप विशेष दिन या विशेष समय तय नहीं करेंगे कि आज मूल्यांकन होना है, और उस समय पर यदि कोई बच्चा अपनी उसकी मनोदशा या फिर शारीरिक दशा सही नहीं है तो मूल्यांकन
या में क्या हो सकता है, फेल भी हो सकता है। तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसका आप अवलोकन जिसको आप क्या करेंगे, जिसको आप इन सभी के दौरान करते रहेंगे। जैसे अवलोकन करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, ड्राइंग अथवा चित्रकारी कराएंगे, समूह में चर्चा कराएंगे, ये सब में मूल्यांकन होना जरूरी है। इसलिए विभिन्न क्रियाकलाप एवं प्रश्न पाठ के अंदर ही दिए गए हैं, अंत में नहीं, उन्हें उसी क्रम में करवाना उचित होगा। तो जो पाठ के अंदर दिए गए क्रियाकलाप या प्रश्न हैं उनका उद्देश्य क्या है कि बच्चे की जो मूल्यांकन प्रक्रिया है लगातार चलती रहे, बच्चे का जो मूल्यांकन है वो हमेशा चलता रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन को करके बच्चा क्या कर रहा है, वो लगातार अपनी जो क्षमताएं हैं उनको आपको बता रहा है, किसी विशेष समय पर या विशेष चीज के लिए नहीं, विशेष दिन के लिए नहीं, लगातार बता रहा है। तो याद रखिएगा कि विभिन्न क्रियाकलापों और प्रश्नों का पाठ के अंदर ही समावेश का कारण क्या है कि क्रियाकलापों और प्रश्न पूछने के दौरान क्या होना चाहिए, बच्चों का मूल्यांकन चलते रहना चाहिए। ठीक है, यस। इसके बाद एक प्रमुख मुद्दा आता है जिसमें बच्चों को संवेदनशील बनाना जरूरी है। समाज में पाई जाने वाली भिन्नताओं के प्रति बच्चों की संवेदनशीलता बढ़ाई जा सके, ये हमेशा एक प्रमुख मुद्दा है। समाज में जो भिन्नताएं हैं, समाज में जो उतार चढ़ाव या आप कह सकते हैं जो ऊंच नीच की भावना या फिर लैंगिक रूढ़िवादिता की भावना है, इन सब के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाना बहुत जरूरी है। समाज में पाई जाने वाली भिन्नताओं के प्रति बच्चों की संवेदनशीलता को बढ़ाया जा सके, चाहे वे भिन्नताएं शारीरिक क्षमताओं से हों, आर्थिक स्थिति से हों, हमारे व्यवहार में अंतर के कारण हों, ये सब चीज़ें हमारे रहन सहन, पहनावे के तरीके तथा भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता आदि में परिलक्षित होती हैं। ठीक है, आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लीजिएगा कि बच्चों को संवेदनशील बनाना चाहिए किसके प्रति, समाज में पाई जाने वाली भिन्नताओं के प्रति। वो भिन्नताएं शारीरिक क्षमताएं वाली भिन्नताएं हो सकती हैं, आर्थिक स्थिति से भिन्नताएं हो सकती हैं, और हमारे व्यवहार में अंतर कारण हो सकती हैं। ठीक है, यस, बोलो, क्लियर है? बोलो बच्चे, क्या इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर हो गई है? फटाफट आंसर कर दीजिए, फटाफट। हाँ जी, बच्चों को आप संवेदनशील बनाएंगे किसके प्रति, समाज में पाई जाने वाली भिन्नताओं के प्रति। बोलिए, क्लियर है? सारी चीजें क्लियर हैं, स्पष्ट हैं, सब बढ़िया से समझ गए हो, एक एक पॉइंट को समझ गए हो? यदि ये सारे पॉइंट्स आप समझ जाते हो तो आपको अपने पेडागोजी वाले पोर्शन में, शिक्षण वाले पोर्शन में तनिक भी समस्या, तनिक भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पर आइएगा। हमें हर बच्चे में यह समझ पैदा करनी होगी कि किसी भी समाज में भिन्नता स्वाभाविक है। हमें इन भिन्नताओं की प्रशंसा तथा सम्मान करना सीखना होगा। ठीक है, विशेष ध्यान देना होगा इस बात पर कि सामाजिक मुद्दों को संवेदनशीलता के साथ संभाला जा सके, खासकर जब कक्षा में विशेष आवश्यकता समूह वाले या फिर परेशान माहौल से आने वाले बच्चे हों। ठीक है, याद रखिएगा कि जो भिन्नताएं हैं उनकी प्रशंसा और सम्मान करना सीखना चाहिए। किसी का रहन सहन, किसी के खान पान और किसी की आर्थिक स्थिति, शारीरिक बनावट, इन सभी से हमें क्या होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। सबकी भिन्नता जो है स्वाभाविक है। क्या है, किसी भी समाज में भिन्नता क्या होती है, स्वाभाविक है, ये आप खत्म नहीं कर सकते हैं। तो उस समय पर और ज़्यादा जरूरी हो जाती है जब कक्षा में विशेष आवश्यकता समूह वाले या फिर परेशान माहौल से आने वाले क्या हों, बच्चे हों।
बच्चों के बारे में सोचा है, अपितु अध्यापकों को भी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा है जो ज्ञान सृजन करते हैं और अपने अनुभवों को बढ़ाते हैं। इस जो एनसीएफ है इसमें कहा गया है कि बच्चों के बारे में तो बार बार सोचा ही जा रहा है, लेकिन इसमें अध्यापकों को भी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा गया है जो ज्ञान सृजन करते हैं और अपने अनुभव को बढ़ाते हैं। इस पाठ्य पुस्तक को सीखने सिखाने की सामग्री की तरह देखा गया है, जिसके इर्द गिर्द शिक्षक अपनी पढ़ने पढ़ाने की क्रिया को संगठित करें ताकि बच्चों को सीखने के अवसर मिल सकें, बच्चे क्या हैं? बच्चे पाठ्य पुस्तक को जो कि उनके सीखने की सामग्री है, उसमें जब शिक्षक क्या करता है, अपने पढ़ने पढ़ाने के तरीकों का समावेश कर देता है, तो बच्चे जो हैं वो बड़ी ही आसानी से पाठ्य पुस्तक में दी गई चीज़ों को, सामग्रियों को आत्मसात करने में क्या हो जाते हैं? आत्मसात करने में प्रेरित हो जाते हैं। बच्चों को सीखने के क्या मिल जाते हैं? अवसर मिल जाते हैं। बच्चों को सीखने के क्या मिल जाते हैं? अवसर मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट में क्या है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में नहीं है, परंतु इससे जुड़े कौशल एवं सरोकार को गणित एवं भाषा के माध्यम से जोड़ने की बात कही गई है। कक्षा 1 और कक्षा 2 में प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 और 2 में ईवीएस की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है, पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में नहीं है, लेकिन इससे संबंधित जो कौशल्स हैं, इससे संबंधित जो अवधारणाएं हैं, उनको गणित एवं भाषा के माध्यम से सिखाने का यहाँ पर क्या किया गया है? कार्य किया गया है। गणित और भाषा के माध्यम से सिखाने का काम किया गया है। जो आपकी 3, 4, 5 की पाठ्य पुस्तक, 3, 4, 5 की कक्षाएं हैं, उनमें ईवीएस को एक विषय के रूप में जोड़ा गया है, एक विषय के रूप में है, और वो जो विषय है वो सामाजिक विषय, विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, इनका एकीकृत रूप है। और यहाँ पर 1 और 2 में कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। इस पर कितनी बार पेपर में प्रश्न आया है? बहुत बार पेपर प्रश्न आया है। क्या 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में है? नहीं है। जब एक विषय के रूप में नहीं है 1 और 2 क्लास में, तो इसकी कोई पाठ्य पुस्तक भी नहीं है। यदि कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है तो क्या इसको पढ़ाया नहीं जा रहा है? क्या इसकी अवधारणाओं को समझाया नहीं जा रहा है? तो आप देखिए, इससे जुड़े कौशल एवं सरोकार को गणित एवं भाषा के माध्यम से जोड़ने की बात कही गई है। इसके लिए एनसीईआरटी द्वारा एक पुस्तिका ईवीएस स्किल्स थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स इन इजली ग्रेड्स प्रकाशित की गई है, जिसमें भाषा एवं गणित के ऐसे क्रियाकलापों से युक्त किया गया है जिनमें आपको पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को कक्षा 1 या 2 में समेकित करने में सहायता मिलेगी। अब ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न बन जाता है, क्या 1 और 2 में भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण से जुड़े कौशलों को, उनसे जुड़ी अवधारणाओं को समझाने का जो तरीका है वो किसी पुस्तक में है क्या? तो आप कहेंगे यस, ईवीएस स्किल्स थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स इन इजली ग्रेड्स, ये भाषा और गणित के कई ऐसे क्रियाकलापों को संकलित करती है ये पुस्तक, जिससे कि पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को आसानी से सीखा या समझा जा सके। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका आज का क्लास, जिसमें कि आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझा। यहाँ से जुड़ी हुई पेपर में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जब आप इसको पढ़ लेते हो तो आप देखना कि आपको जो क्वेश्चंस हैं वो और इजी लगेंगे और आसान लगेंगे। वैसे ईवीएस में क्वेश्चन जो होते हैं सरल ही होते हैं। आपको क्या करना है, अपने सीटेट 2022 के लिए एग्जाम कोच के साथ लगातार बने रहना है। एग्जाम कोच आपको लगातार सीटेट 2022 के लिए प्रिपेयर करा रहा है, आपको तैयार कर रहा है, आपको जीत दिलाने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। इसके लिए यहाँ पर लगातार 4 घंटे क्लास पर डे आपको मिलती है। कुछ इस प्रकार से मैं आपको थोड़ा सा शेड्यूल बता देता हूँ, और यदि आपको कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी है तो आप यहाँ पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, 7311174888 है ना, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर 5 से 6 आपका मैथ्स हो जाता है। ठीक है, 6 से 7 आपका सीडीपी हो जाता है, 7 से 8 आपका संस्कृत हो जाता है, संस्कृत और 8 से 9 आपके लिए क्या हो जाता है, ईवीएस हो जाता है। तो इस तरीके से आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सिलेक्शन
कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। और हाँ, मैं फिर से आपसे कहूँगा कि एग्जाम कोच ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, एग्जाम कोच ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आपको आपके पेपर के लिए सभी बेहतरीन चीज़ें मिलती हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, पीडीएफ नोट्स मिलती हैं, क्लासेज आपको मिलती हैं, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। और यदि आपने सीटेट की तैयारी पहली बार की है और पहली बार में ही आपने जीत हासिल करना चाहते हैं, पहली बार में सफलता दर्ज करना चाहते हैं, तो सीटेट 2022 का जो बैच है उसको आप यहाँ से ले सकते हैं मात्र और मात्र 499 रुपये में। 499 रुपये में आपको पाँचों सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं। संस्कृत और इंग्लिश में जो भी आप चूज करते हैं वो ले लीजिएगा। 499 रुपये में आपको सारी क्लासेज मिलती हैं, आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं और 10 मॉक टेस्ट मिलते हैं। इस तरीके से आप सीटेट 2022 के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और आप सभी लोगों से इजाज़त चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और सभी लोगों की नाक में दम किए रहिए कि हाँ निकाल लेंगे, इसी बार एग्जाम निकाल लेंगे, कोई रोक नहीं सकता है हमको। हम एग्जाम कोच में पढ़ रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर हो रहे हैं। बोलो हाँ या ना, कर लोगे ना? कर लोगे, हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को समाप्त करने की चाहता हूं मैं आप सभी लोगों से इजाजत। सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों को जय हिंद, सभी लोगों को जय भारत और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।